जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना नाग मिसाइल खरीदने की योजना बना रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की वजह से भारत और अमेरिका के बीच MQ-9 डील रुक सकती है। भारतीय सेना ने खुद के बनाए हुए मल्टीपर्पज क्वाडकॉप्टर का अनावरण किया। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कहा कि भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने होंगे। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित किया है और अब उनको लगता है कि भारतीय सेना की तरफ से जल्द ही इसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा सकता है। इस साल की शुरुआत में इसके परीक्षण सफल रहे और नाग मिसाइल का ऑर्डर 2025 तक दिया जा सकता है। नाग ATGM जो कि तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, ये दागों और भूल जाओ के रूप में काम करती है और ये पिछली जनरेशन के मुकाबले काफी एडवांस है। इसमें एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है जो दिन और रात दोनों स्थितियों में स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को एंगेज कर सकता है। आपको बता दें कि नाग को अलग अलग प्लेटफॉर्मों में तैनात किया जा सकता है, जिसमें कि नाग मिसाइल कैरियर यानी कि नामिका बख्तरबंद वाहन, BMP-2 सारथ आदि इसमें शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की जो डील थी वो साइन होनी थी, लेकिन दोस्तों अब दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो खराब हुए हैं खालिस्तानी अलगाववादी पन्नू की वजह से। दरअसल अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने अमेरिकी कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत्म करने की साजिश रची है। इस तरीके से अमेरिका के बयान की वजह से दोनों देशों के बीच दोस्तों ये जो डील है वो अब खतरे में पड़ रही है। यानी कि एक तरीके से राजनयिक संबंधों में खटास आना कई सारे और जो डिफेंस संबंध है उन पर असर डाल सकती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई खटास नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इस सौदे को लेकर दोस्तों अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में संसद भवन परिसर में जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसे देखकर भारत सरकार ने संसद भवन की व्यापक सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंपने का फैसला किया है। CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो वर्तमान में परमाणु और एरोस्पेस डोमेन के अंतर्गत प्रतिष्ठानों, असैन्य हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में कई जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनकी सुरक्षा करता है। आपको बता दें कि नए और पुराने दोनों संसद परिसरों की जो सुरक्षा है उसका जिम्मा अब CISF के हाथों में आ जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एयरबस भारत के नेत्रा मार्क 2 अवाक्स प्रोग्राम के लिए एक प्रमुख ठेकेदार होगा। आपको बता दें कि एयरबस डिफेंस स्पेस स्पेन ने एयर इंडिया से खरीदे गए जो पुराने A321 विमान है उनको भारतीय सेना के लिए नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में बदलने के लिए एक मुख्य ठेकेदार के रूप में अपनी भूमिका हासिल कर ली है। चुने गए ये जो A321 है इन्हें पूरी तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि ये अभी तक कमर्शियल पैसेंजर जेट थे, लेकिन अब इन्हें रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म में परिवर्तित किया जाएगा और विमान में कई तरीके की सैन्य अपग्रेड किए जाएंगे और ये सब एयरबस की देखरेख में होगा। हालांकि एयरबस ओवरहॉल कन्वर्जन करेगा इस एयरक्राफ्ट के, लेकिन जो नेत्रा मार्क 2 की प्रणाली है वो भारत की स्वदेशी तकनीक होगी। इस विमान में DRDO और भारतीय निजी कंपनियों के द्वारा विकसित एडवांस ऑन बोर्ड सेंसर सिस्टम लगे होंगे। आपको बता दें कि A320 विमानों को कठोर जमीनी परीक्षणों और कई तरीके के जो संशोधन है उनसे गुजरना होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मिलान 2024 का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। इसमें करीबन 50 से अधिक देशों और मित्र देशों की लगभग 20 जहाजों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होने की उम्मीद है और इस अभ्यास में बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किए जाएंगे। इसके अलावा उन्नत वायु रक्षा संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध संचालन किए जाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय वायुसेना के मौजूदा लड़ाकू जेट की ताकत के बारे में चिंता जताई है और सरकार से हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में तेजी लाने और 114 MRFA फाइटर जेट्स है उनके डील को अंतिम रूप देने का आग्रह किया है। दोस्तों संसद को सौंपी गई एक रिपोर्ट में समिति ने भारतीय वायुसेना के मौजूदा बल स्तर पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय से घरेलू स्तर पर विकसित फाइटर जेट्स में तेजी से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का आग्रह किया है। यही नहीं, समिति को रक्षा मंत्रालय से भी जानकारी मिली कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो डिलीवरी है वो फरवरी 2024 से होगी और 2029 तक ये पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के बेड़े में एक बड़ा अंतर यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा लड़ाकू विमानों के तत्कालीन मुद्दे के अलावा समिति ने थिएटराइजेशन के महत्व पर भी ध्यान दिया और कहा कि सभी सशस्त्र बलों के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड तैयार की जानी चाहिए। हालांकि समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि योजना पर सेना के भीतर विचार चल रहा है, लेकिन सरकार इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने इन हाउस एक मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर को डिजाइन और निर्मित किया है जो कि भारतीय सेना की चुनौतीपूर्ण
उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा और ये ड्रोन कई तरीके के कार्य कर सकता है। आपको बता दें कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये ड्रोन 25 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ है और ये ऑक्टोकॉप्टर जो हमारे आगे की चौकियां हैं वहां तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल निगरानी और टोही के लिए किया जा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं और साथ ही साथ ये ऑपरेटर को वास्तविक समय वीडियो फीड भी प्रदान कर सकता है। ऑक्टोकॉप्टर न केवल एक लॉजिस्टिक ड्रोन है बल्कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर भी है। इसमें असॉल्ट राइफलें लगाने और ग्रेनेड लगाने के लिए भी ऑप्शन है, जो कि इसे आक्रामक अभियानों में शामिल होने और जमीनी सैनिकों को नजदीकी यानी कि क्लोज एयर सपोर्ट प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने को लेकर आ रही है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कहा है कि अगर MRFA प्रोग्राम में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है या इनमें देरी हो रही है तो इसके लिए एक अलग परियोजना तैयार करनी होगी। स्टैंडिंग कमेटी ने यह विचार दिया है कि देश की रक्षा क्षमताओं को लंबे समय तक बिना किसी देरी के अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। और आप सब भी परेशान हो गए थे कि कब ये MRFA टेंडर है वो रिलीज होगा, कब इन फाइटर जेट्स पर काम होगा, कब तक ये डिलीवर होंगे। और इस चीज को खुद स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस भी देख रही है, जिसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि वर्तमान में खरीद प्रक्रिया को असफलताओं का सामना करना पड़ता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि वैकल्पिक रास्ते इसके लिए क्या होने चाहिए ताकि उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका, जो कि अपने F-35 के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की उन्नत तकनीक का एक खिलाड़ी माना जाता है, उसने भारत को इस फाइटर जेट की पेशकश नहीं की। लेकिन ऐसे में कई अन्य देश हैं जहां भारत के लिए ये संभावनाएं हैं, खासकर कि रशिया। और आप सबको मैंने डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि रशिया ने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्यात संस्करण यानी कि Su-57E के संयुक्त निर्माण का जो प्रस्ताव है वो दोनों देशों के सामने रखा है, जिसमें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। और यही नहीं, इसके अलावा रशिया ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जो कि सिंगल इंजन वाला है Su-75 चेकमेट का भी ऑफर किया। और जहां तक Su-57E की संयुक्त निर्माण की बात है, जिसमें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात और रशिया के बीच एक सहयोग बनेगा, यह भी एक बेहतर अवसर प्रस्तुत कर सकता है। और ये न केवल भारत के MRFA की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के भी रास्ते खोलेगा। Su-57E की कई उन्नत क्षमताएं हैं, जिसमें कि स्टेल्थ फीचर और इसके अत्याधुनिक एवियोनिक्स शामिल है। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी का जो सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है Su-75 चेकमेट, यह भी भारत के लिए एक अच्छा विकल्प जोड़ता है और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। Su-75 संभावित रूप से काफी आधुनिक, फुर्तीला और उन्नत फाइटर जेट है जो कि भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, उन्होंने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विमानों को विकल्प के तौर पर खरीदने का सुझाव दिया है। यानी कि भारत Su-57E या फिर Su-75 चेकमेट की क्षमताओं को देख सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प प्रदान करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि AMCA का जिक्र नहीं किया जा रहा है, क्योंकि AMCA में अभी काफी वक्त लगेगा और हम कब तक हाथ में हाथ धर के बैठेंगे। इसीलिए शॉर्ट टर्म का तो यही एक ऑप्शन है कि कम संख्या में कुछ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तो रखे जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट विचार भी है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट की डील पर अब मोहर लग सकती है। दरअसल फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और उससे संबंधित उपकरणों के लिए करीबन 50,000 करोड़ रुपए के सौदे के रूप में अपनी बिड भारत को सौंपी है। बता दें कि फ्रांस की तरफ से जो स्वीकृति पत्र आया है उसमें ऑफर, इसकी कीमत और अन्य विवरण प्रस्तुत किए गए हैं और भारत ने ये टेंडर अक्टूबर में जारी किया था। फ्रांस की तरफ से भारत को जो स्वीकृति पत्र दिया गया है उसमें 22 सिंगल सीट वाले लड़ाकू विमान और 4 डबल सीट वाले ट्रेनर विमान है। इसके अलावा इसमें चालक दल का प्रशिक्षण, सिमुलेटर, पुर्जे और हथियारों का भी विवरण है। इसके अलावा दोस्तों, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के सौदे को लेकर भी बातचीत चल रही है और नौसेना भी दोस्तों यही चाहेगी कि राफेल और स्कॉर्पियन का सौदा इसी वित्त वर्ष में किया जाए। दोस्तों, चाइना ने ताइवान को लेकर अपनी नीति और आक्रामक कर दी है और हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धमकी भी दे दी थी और सख्त लहजे में बाइडेन को चेतावनी दी कि चाइना ताइवान को अपनी मेनलैंड के साथ जोड़ेगा। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि ताइवान को मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि चीन में शामिल करने का समय अभी तय नहीं किया गया है। ताइवान को चीन शुरुआत से ही अपना हिस्सा बताता है, हालांकि उसने अभी तक उस पर कब्जा नहीं किया। वहीं ताइवान तो खुद को अपना एक स्वतंत्र देश मानता है। इस चेतावनी के बाद अब काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अगर चाइना आक्रामक होता है तो लड़ाई सिर्फ ताइवान और चाइना के बीच नहीं होगी बल्कि 3 देश शामिल होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दोस्तों आखिरकार श्रीलंका ने एक बड़ा झटका चाइना को दिया और हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि चाइना ने श्रीलंका की सरकार से अनुरोध किया था कि उसका जो रिसर्च वेसल है वो अगले साल श्रीलंका पहुंचेगा, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने भारत के दबाव को देखते हुए 1 साल के लिए किसी भी विदेशी जहाज को अपने यहाँ आने पर उसकी रोक लगा दी है। आप सब जानते हैं कि चाइना जानबूझकर इस निगरानी जहाज को इस क्षेत्र में भेजता है ताकि वो भारत की जासूसी कर सके। चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी जहाज युआन यांग 5 ने पिछले साल हबनटोटा बंदरगाह पर अपना डेरा डाला था ताकि वो भारत की जासूसी कर सके, लेकिन अब चाइना को श्रीलंका ने एक बड़ा जवाब दे दिया है। दोस्तों राजौरी को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल 3 भारतीय सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। बता दें कि आतंकियों ने 2 सेना के वाहनों को निशाना बनाया और इन आतंकियों की खोज के लिए अब अतिरिक्त फौज भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 सैनिक और घायल हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।